A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel बलविंदर स्टडी सर्कल। जैसे कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में इंडियन सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन आर्टिकल 5 to 11 डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्रोविजन जो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं वो दिए गए हैं। और हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में जो है देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ ओनली सिंगल सिटीजनशिप, नो ड्यूल सिटीजनशिप लाइक यूएसए। ठीक है, यूएसए में ड्यूल सिटीजनशिप है, इंडिया में देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप जो कि एक यूनिली सब्जेक्ट है। कोई भी चेंजेस इसमें लानी है वो पार्लियामेंट ही ला सकता है। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट्स की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। कोई भी अमेंडमेंट अगर इसमें सिटीजनशिप के रिलेटेड किसी भी लॉ में अगर करनी है तो इसी के साथ नाउ टुडे आई विल डिस्कस different provisions and grounds on which we can get the Indian citizenship। कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं, प्रोविजंस हैं जिसके बेसिस पे हम इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इसके अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं, ग्राउंड्स दिए गए हैं कि किन ग्राउंड्स पे, किन बेसिस पे जो इंडियन सिटीजनशिप जो है एक्वायर की जा सकती है और किन बेसिस पे जो इंडियन सिटीजनशिप जो है वो लॉस भी हो सकती है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किन बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप जो है एक्वायर की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो सबसे पहले इसमें आता है सिटीजनशिप। इसके अंदर 4 डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर। अंडर दिस एक्ट वन कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट, by registration, as well as by naturalization, Now first we will discuss, first provision is first by birth। ठीक है, अंडर दिस प्रोविजन ये क्या कहता है, every citizen who born in India on or after 26th of January 1950, जो भी इंडिया में पैदा हुआ है 26 जनवरी को या 26 जनवरी के बाद, बट बिफोर 1st जुलाई 1950, इस डेट्स के बीच में जो भी पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ है इंडिया में 26 जनवरी 1950, बट बिफोर 1st जुलाई, ये याद रखना है, बट बिफोर 1st जुलाई 1950, सॉरी 1987, not 1950, 1987, but before 1987 is considered automatically सिटीजन ऑफ इंडिया। वो ऑटोमेटिकली जो है इंडिया का सिटीजन कंसीडर किया जाएगा जो भी whosoever इज बॉर्न, जो 26 जनवरी 1950 को पैदा हुआ, जो उसके बाद में, बट बिफोर 1st जुलाई 1987, वो ऑटोमेटिकली जो है इंडियन सिटीजन कंसीडर किया जाएगा। बट इसमें एक और कंडीशन है, बट इफ अ पर्सन इज बॉर्न बिटवीन 1st जुलाई 1987 टू 2nd दिसंबर 2004, जो दिसंबर 2004 के बीच से पहले और जुलाई 1987 के बाद में, जो इसके बीच में जो इंडिया में बॉर्न हुए हों, they can get Indian citizenship, if either of their parents
इफ आइदर ऑफ मीन्स कोई भी दोनों में से, इधर आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कहता है कि अगर कोई भी whosoever is born between this date 1 जुलाई 1987 टू दिसंबर 2004 के बीच में जो भी बॉर्न हुए इंडिया में, दे कैन कंसिडर सिटीजन, उनको भी इंडियन सिटीजनशिप कंसिडर किया जा सकता है। दे कैन एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बाय बर्थ इफ आइदर ऑफ देयर पेरेंट इज द सिटीजन, चाहे मदर और फादर दोनों में से एक जो है वो क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। जबकि पहले अगर कोई 26 जनवरी 1952 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर कोई बॉर्न हुआ है तो वहां पे ये कंडीशन नहीं थी। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट, अगर कोई बॉर्न हुआ है आफ्टर दिसंबर 2004, in that case that person is also eligible to become a citizen, बट उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और वो किसी और कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए। किसी और कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए। बाय बर्थ में एक और कंडीशन क्या है, इफ एनी पर्सन born on or after दिसंबर 2004, अगर कोई बॉर्न हुआ है ऑन और आफ्टर 2004, can also become citizen if either of their parents are Indians and they should not be illegal migrant in India। ठीक है, बाय बर्थ में एक तो कंडीशन थी बिफोर ऑन 26 जनवरी 1950 और 1987 के बीच में जो बॉर्न हुए वहाँ ऑटोमेटिकली वो एक्वायर कर सकता है। अगर कोई बॉर्न हुआ है 1987 से दिसंबर 2004 के बीच में तो उसमें कंडीशन थी कि आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स दोनों में से कोई एक जो है वो होना चाहिए क्या, सिटीजन एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, एंड दोज हु बॉर्न आफ्टर दिसंबर 2004 दे कैन ऑल्सो एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, वो भी एक्वायर कर सकते हैं बाय बर्थ। उसमें कंडीशन क्या है कि उनमें से भी दोनों पेरेंट्स जो हैं, दोनों में से कोई एक पेरेंट जो है, आइदर ऑफ द पेरेंट्स जो हैं वो क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, और वो उनमें से कोई एक भी जो है इलीगल माइग्रेंट कंसिडर नहीं किया होना चाहिए इंडिया में। तो ये थी कंडीशंस अंडर विच वन कैन एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। और इसी के साथ में नेक्स्ट जो प्रोविजन रहेगा
citizenship by registration, citizenship by registration, citizenship by registration. Number 2, citizenship by registration. By registration. तो by registration के अंडर any person of any Indian origin, any Indian origin person who has been resident in India, for 7 years. For 7 years. एक तो ये कंडीशन है, और इसी के अंदर ए पर्सन who married to Indian citizen and ordinarily resident for 7 years in India. ये कंडीशंस हैं अंडर विच अंडर रजिस्ट्रेशन. फर्स्ट बाय रजिस्ट्रेशन में कहता है एनी इंडियन ओरिजिन पीपल. तो इंडियन ओरिजिन पीपल कौन हो गए? ओवरसीज सिटीजन्स हो गए. पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन हो गए? जिनका कहीं ना कहीं इंडिया से क्या है, लिंक्ड है, जिनके फोर फादर्स, जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कहीं ना कहीं एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ दे वर द सिटीजन, और दे वर एलिजिबल टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, वो लोग जिनका जन्म तो बाहर हुआ बट उनके पेरेंट्स और देयर ग्रेट पेरेंट्स जो थे वो इंडियन सिटीजन थे, उनको कहा जाता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन्स. ऑल्दो दे आर लिविंग आउटसाइड इंडिया एंड सम अदर कंट्री में वो रह रहे हैं, बट दे कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप. उनको बोलते हैं पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, नॉट एनआरआई, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या है? अगर कोई भी इंडियन ओरिजिन पर्सन जिसके पास ओवरसीज सिटीजन कार्ड है या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि मर्ज कर दिया गया है, एक कार्ड इशू किया जाता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन्स को या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को. ठीक है, वो भी इंडियन सिटीजन जो एक्वायर कर सकता है, बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसको अगर वो 7 years कंटिन्यूसली इंडिया में रहता है, देन अंडर रजिस्ट्रेशन he can apply for Indian citizenship. He is eligible to acquire the Indian citizenship under Citizenship Act of 1955. और दूसरी इसमें कंडीशन क्या है? अगर कोई भी पर्सन जो है इंडियन सिटीजन से शादी करता है और शादी के बाद में वो 7 साल तक कंटिन्यूसली इंडिया में रहता है, देन ही और शी इज ऑल्सो एलिजिबल टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया. बट उसमें कंडीशन ये है कि वो एनिमी कंट्री से नहीं होना चाहिए. ठीक है, जो क्लॉजेज हैं, जो लॉज हैं, उन्हीं के बेसिस पे किसी एनिमी कंट्री का नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये प्रोविजंस है हमारे टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन. तो नेक्स्ट प्रोविजन जो है दैट इज सिटीजनशिप बाय डिसेंट. डिसेंट भी क्या हो गया? जिनका कहीं ना कहीं जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन्स हैं, जिनका कहीं ना कहीं लीनेज जो है इंडिया में है,
जिनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो थे एलिजिबल थे टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उनको भी क्या कहा जाता है, दे आर कंसिडर्ड टू बी एज द सिटीजन ऑफ इंडिया. So number 3 is by descent. One can also acquire the Indian citizenship by descent. By descent. Any person who born on or after 26th of January 1950, जो भी इस डेट के बाद में इस डेट पे जो भी बॉर्न हुआ इंडिया में, कंसीडर सिटीजन if his or her father was citizen of India. ठीक है, दैट मीन्स बाय डिसेंट में क्या कहता है, एक कंडीशन इसमें ये है, अगर कोई भी इंडिया में बॉर्न हुआ है और 26 जनवरी 1950 या इसके बाद में, ऑन और आफ्टर, वो इंडियन सिटीजन कंसीडर किया जा सकता है. उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसके जो फादर हैं वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के. क्या होने चाहिए? फादर, नॉट मदर. फादर जो है वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए. उसके बाद में इफ पर्सन बॉर्न ऑन और आफ्टर 3rd December 1992, but before December 2004, can become citizen if either of their parent, either मतलब कोई भी दोनों में से, is Indian citizen. Remember this thing. ठीक है, बाय डिसेंट एक तो हो गया कि जो भी बॉर्न हुए हैं 26 जनवरी 1950 या उसके बाद में, वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट एक्वायर कर सकते हैं अगर उनके जो फादर हैं वो क्या थे, एक इंडियन सिटीजन थे. और इसी के साथ में अगर कोई बॉर्न हुआ है 3rd December 1992 से बिटवीन दिसंबर 2004 के बीच में, जो भी बॉर्न हुए इंडिया में, उसमें कंडीशन क्या लगाई गई है कि वो भी इंडियन सिटीजन जो हैं बाय डिसेंट हो सकते हैं अगर इफ आइदर ऑफ देयर पेरेंट, तो कोई भी दोनों में से, फादर और मदर. पहली कंडीशन थी सिर्फ फादर होने चाहिए, बट जो इस डेट के बीच में बॉर्न हुए हैं तो इसमें आइदर पेरेंट मतलब फादर और मदर, कोई भी अगर इंडियन सिटीजन था उस टाइम पे, तो वो जो है इंडियन सिटीजनशिप के लिए क्या है, एलिजिबल है. और दोज हु बॉर्न आफ्टर December 2004, और जो फिर 2000 दिसंबर 4 के बाद में जो है वो भी एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट. उसमें कंडीशन क्या है कि उनके पेरेंट्स जो हैं, दोनों पेरेंट्स क्या हैं, वो होने चाहिए क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये थी कंडीशंस अंडर विच
we can get the Indian citizenship by descent. By descent. लास्ट वन हमारी है फोर्थ वन कंडीशन जो है जिस बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप जो है एक्वायर की जा सकती है, दैट इज सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन. बाय नेचुरलाइजेशन. तो अंडर नेचुरलाइजेशन क्या है कि कोई भी सिटीजन ऑफ अदर कंट्री, यहाँ पे प्रोविजन है इंडियन सिटीजनशिप का भी सिमिलर, जो एनिमी कंट्री से ना हो, लाइक पाकिस्तान, मतलब जहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप का प्रोविज़न ना हो, तो उस बेसिस पे क्या है वो भी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो कंसिडर किया जा सकता है अगर वो कंटिन्यूसली 12 ईयर्स यहाँ पे रह रहा हो अंडर नेचुरलाइजेशन. Next is by naturalization. A person who is residing in India for 12 years. For 12 years. जो भी पर्सन इंडिया में 12 साल से रह रहा है कंटिन्यूसली, ओके, और जो इलीगल माइग्रेंट कंसिडर ना किया जाए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, then he or she is also eligible for become the citizen of India under naturalization. For naturalization. तो 12 साल जो है इसमें टाइम पीरियड है. 12 में से 11 ईयर्स कंटिन्यूसली रहने के बाद में जब वो अप्लाई करेगा, तो अप्लाई करने के बाद में 1 साल तक भी उसको कंटिन्यूसली जो है इंडिया में वो रहना चाहिए. इसलिए टोटल टाइम पीरियड कितना है इसके अंडर 12 ईयर्स. ठीक है, 11 ईयर्स कंटिन्यूसली कोई भी जो रह रहा है वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है. और जब अप्लाई करने के बाद में इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो आफ्टर एप्लीकेशन उसको 1 साल के लिए कंटिन्यूसली रहना ही है इंडिया में. सो दैट इज कंप्लीट टाइम पीरियड इज 12 ईयर्स अंडर नेचुरलाइजेशन. देन ही और शी कैन आल्सो गेट द इंडियन सिटीजनशिप. सो दीज आर द प्रोसेसेस बाय विच वन कैन एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. और इसी के साथ में ये जो एक्ट है इंडियन सिटीजनशिप, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के भी ये बताता है. ये अभी हमने डिस्कस किया एक्विजिशन के, अभी हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप. लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955. ठीक है, अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. तो देयर आर 3 ग्राउंड्स. ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी, वन कैन लूज द इंडियन सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. 3 ग्राउंड्स ऐसे हैं जिसके बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप जो है वो क्या हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है, जहां लॉस हो सकती है. जैसे नंबर 1 इज बाय रिनंसिएशन. By renunciation means voluntarily giving. Giving up Indian citizen. अगर कोई अपनी मर्जी से वॉलंटरली जो इंडियन सिटीजनशिप को क्या करता है, छोड़ देता है, गिव अप कर देता है, सो अंडर रिनंसिएशन उसकी जो सिटीजनशिप जो है वो क्या हो सकती, वो क्या हो जाएगी,
लॉस, खत्म। अपनी मर्जी से अगर कोई सिटीजनशिप को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। नंबर 2, टर्मिनेशन। नंबर 2 इज टर्मिनेशन। That means loss of Indian citizenship, loss of Indian citizenship automatically on acquiring citizenship of another country. अगर टर्मिनेशन मीन्स अगर कोई भी किसी और कंट्री की जो है सिटीजनशिप को एक्वायर करेगा तो उसकी ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप का प्रोविजन नहीं है। अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेता है, नागरिकता लेता है, तो उसकी इंडियन की जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन। नंबर 3, deprivation. Number 3 is deprivation. So deprivation is another ground जिसके बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है। This is deprivation is done by government. It is done by government for fraud, disloyalty, etc. That means अगर कोई भी अगर अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि किसी ने भी इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन जो एक्वायर की है वो गलत डॉक्यूमेंट्स के थ्रू की है, वो डॉक्यूमेंट्स गलत डॉक्यूमेंट्स शो करके गलत डाटा के थ्रू जो है वो एक्वायर की है, तो उसकी जो है सिटीजनशिप डिप्राइव की जा सकती है, मतलब उसकी सिटीजनशिप लॉस हो जाएगी। डेप्रीवेशन इज डन बाय गवर्नमेंट इन केस ऑफ फ्रॉड। और डिसलॉयल्टी मीन अगर कोई भी इंडियन भारत देश के प्रति किसी भी डिसलॉयल्टी, सेडिशन केसेस में, देशद्रोह, सपोर्टिंग एन एनिमी कंट्री, इन केसेस में अगर कोई भी इन्वॉल्व पाया गया या पनिश किया गया तो उसकी भी जो इंडियन सिटीजनशिप जो है वो क्या हो सकती है, कैंसिल हो जाती है। ये कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये जो प्रोविजंस जिन बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप जो है वो क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है। तो इसी तरह इंडियन सिटीजनशिप जो एक्ट था 1955, ये टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुई इसमें। ठीक है, जो रिसेंट अमेंडमेंट इसमें रही है जो इम्पोर्टेंट, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, जो कि इम्पोर्टेंट है। नाउ वी विल डिस्कस दैट। Citizenship Amendment Act of 2019। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। जिसको सीए कहा जाता है 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अमेंडेड सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इसने अमेंड किया था। ठीक है,
तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इसने क्या प्रोविजंस दिए? दोज पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 31st ऑफ दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी इंडिया में माइग्रेंट हुए हैं, नॉन मुस्लिम्स, कौन? नॉन मुस्लिम्स, कहाँ, कौन कौन सी कंट्री से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। दे कैन बी कंसिडर and they are eligible to become the citizen of India. Eligible to become the citizen of India. ठीक है, तो अंडर दिस इसमें क्या प्रोविजन दिए? दोज non-Muslims means Hindus, Sikhs, Christians, Buddhist, Jains, Parsis, जो माइग्रेंट हुए हैं टू इंडिया, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम, कहाँ से? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, बिफोर 31st of December 2014, 2014 दिसंबर 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी नॉन मुस्लिम्स जो इंडिया में माइग्रेंट हुए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, दे आर एलिजिबल टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया. Eligible to become citizen of India. To become citizen of India. तो ये था प्रोविजन 2019 जो सिटीजनशिप सीए जो जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ बाय सम कम्युनिटीज बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ और इसलिए इसमें कुछ चेंजेस लाई गई. ठीक है, और इसमें एक और प्रोविजन क्या रखा गया जो बाय आल्सो जो टाइम पीरियड था of 12 years was reduced to 5 years. That means जैसे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंदर जो अंडर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस था टू एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप, उसमें मेंशन था, जब अभी हमने डिस्कस किया कि उसमें नेचुरलाइजेशन के अंदर 12 साल जो है यहाँ पे वो इंडिविजुअल कंटिन्यूसली रहना चाहिए. तो इसमें 12 साल का टाइम रिड्यूस करके 5 साल रखा गया कि 5 साल तक कोई भी नॉन मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी जो भी माइग्रेंट हुआ है इन 3 कंट्री से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बिफोर 31st of December 2014, he or she is eligible to become the citizen of India under CA 2019. क्लियर? और इसी के साथ ही इसके कुछ CA 2019 की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. ड्रॉबैक सबसे पहले ये था कि ये नॉन मुस्लिम्स को ही इंक्लूड, मतलब सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए था. और इसको कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि सीए जो है इसने वायलेट किया है इंडियन सेक्युलरिज्म जो कि मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? लिमिटेशंस वी कैन से इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2019 की. नंबर 1,
affected secularism. ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें सेक्युलरिज्म जो इंडिया, सेक्युलरिज्म में क्या है, गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स इंक्लूडिंग इंक्लूजन ऑफ ऑल द रिलीजन्स। तो इसमें कहना है कि जो वर्ड नॉन मुस्लिम्स है इसने वायलेट किया है कहीं ना कहीं इंडियन सेक्युलरिज्म को। और इसी के साथ में इसमें जो हमारा प्लूरलिज्म है, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको भी कहीं ना कहीं इसमें क्या किया है, वायलेट किया है। और आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी इसने क्या किया है, वायलेट किया है, जो कि डील करता है रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दैट इज इक्वालिटी। तो ये इनका कहना है कि ये जो वर्ड नॉन मुस्लिम वर्ड इंक्लूड जो इन्होंने किया है, इसकी वजह से आर्टिकल 14 वायलेट हुआ है, जो कि रूल ऑफ लॉ की बात करता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी को ये जो है वायलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वालिटी शो नहीं कर रहा है। ये एक्सपर्ट्स का कहना था। ओके, एंड इसी के साथ में ये जो CAA 2019 जो अमेंडमेंट एक्ट था, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो हमारी शेड्यूल 6 स्टेट्स हैं वहाँ पे कंप्लीटली जो है उन स्टेट्स पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, और फोर्थ ड्रॉबैक क्या था, नॉट कंप्लीटली implemented in schedule 6 tribal states। तो शेड्यूल 6 ट्राइबल स्टेट्स में कौन कौन सी है, 4, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। कौन कौन सी, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक है, इन 4 स्टेट्स में जो शेड्यूल 6 की 4 स्टेट्स थी, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनमें कंप्लीटली जो एरियाज, वो एरियाज जो ट्राइबल पॉपुलेशन के अंडर आते थे, जिन एरियाज को ट्राइबल एरियाज जो हम डिक्लेयर किया गया था, उन एरियाज में ये डायरेक्ट ये जो सी है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, वहाँ पे कुछ चेंजेस के अकॉर्डिंगली वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड इसकी वहाँ पे नहीं होती है। और इसी के साथ में वो एरियाज जो इनर लाइन परमिट के अंदर आते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे इनर लाइन परमिट वो एरियाज हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, जहाँ पे जाने के लिए टूरिस्ट को या कुछ वहाँ पे अदर स्टेट्स के, अदर कंट्रीज के लोगों को वहाँ जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंसर्निंग स्टेट। तो इन एरियाज में वी कैन से कि ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और इसके ये जो है ड्रॉबैक्स रहेंगे। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 भी हमने डिस्कस किया, क्या प्रोविजंस थे क्या नहीं है इसमें डिस्कस किया। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के बेसिस पे किस तरह से हमें सिटीजनशिप हम एक्वायर कर सकते हैं, जहाँ इंडियन सिटीजनशिप जो है वो लॉस हो सकती है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेट्स हैं इसमें, वो आपने याद रखनी है। लेट्स एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। इसी तरह मेरे चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।